स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इससे पहले अपन ने पढ़े थे संधि। संधि आपने देखी होगी, वीडियो आपने देखा होगा। तो जो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि जो हमने पढ़ी थी उसमें आपको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको हिंदी वर्णमाला नहीं आती है तो आप उसको सीखिए, तभी आपको मृदु व्यंजन वर्ण वगैरह समझ में आएंगे। जो भी यहाँ से वीडियो आपको भेजा जाता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, ध्यान से सुने, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका उपयोग होगा। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। चाहे दो शब्द हो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, जब उनका मेल होता है तो उनको हम समास कहते हैं, या उनको हम सामासिक शब्द भी कहते हैं। और जब हम उसको अलग कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह। समास के भी 6 प्रकार होते हैं। उनमें से पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की ये विशेषता है कि इसमें द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ होती हैं, जो कि पहले पद में होती है, और दूसरे पद में होती है प्रथमा विभक्ति। और तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान अर्थात मुख्य होता है। अब उदाहरण के लिए हम एक एक करके पढ़ेंगे। द्वितीया तत्पुरुष समास। तो द्वितीया जो आपने कारक रचना भी पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को, उसी के अनुसार अब हम इसको समझेंगे। तो द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया का मतलब होता है को। अब उदाहरण के लिए ग्रामम गतः, ये है हमारा सामासिक शब्द। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये आएगा ग्रामम गतः, अर्थात गांव को गया। लेकिन समास रचना जो प्रक्रिया चलती है उसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गांव जाता है या भोपाल जाता है, कहीं भी जाता है, तो हम कहेंगे भोपाल गया, गांव गया। गांव को गया हम नहीं कहेंगे, इसलिए इसे विभक्तियों का लोप होता है। तो जिसमें भी को आएगा उसमें हमेशा द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। इसको आप ध्यान से पढ़िए। ग्रामम गतः अर्थात गाँव को गया। एक एक उदाहरण मैं आपको करा रही हूँ, उसी के अनुसार आप बाकी के समास कर सकते हैं। अगला है तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया जो कारक हमारा होता है उसका चिन्ह होता है से अर्थात साथ में। तो तृतीया का चिन्ह क्या कहलाएगा? से। अब इसका उदाहरण है बाण हतः, अर्थात बाण यानी बाण हतः यानी मारा। तो बाणेन हतः इसका विग्रह होगा, और बाणेन यानी बाण से, हतः यानी मारा। तृतीया में हमें एक चीज़ मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है कि हम जिसके भी द्वारा हम कार्य करते हैं वह वस्तु हमारे हाथ में होती है। अब जैसे हमें बाण से मारना है तो धनुष और बाण हमारे हाथ में रहेंगे, तो से में हमेशा साथ में होता है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बाण से मारा। अब जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान से शून्य है तो उसको हम कहेंगे ज्ञानेन शून्य। इसी तरह से आपके अनेक उदाहरण रहेंगे। एक एक उदाहरण आप अपने माइंड में अच्छे से फीड कर लीजिए, तो समास आपको समझ में आ जाएंगे। अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी का जो कारक है उसका चिन्ह होता है के लिए, अर्थात जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें संस्कृत में चतुर्थी का प्रयोग होता है, और जब हम समास पढ़ते हैं तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब उदाहरण के लिए दीन दानम। दीन यानी गरीब और दानम यानी दान, तो इसका विग्रह होगा दीनाय दानम, अर्थात गरीब के लिए दान। तो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है या कोई गरीब है, जब हम उसकी सहायता करते हैं तो या देश के लिए कुछ करते हैं, तो जहाँ पे भी के लिए अर्थ आता है वहाँ पर हमेशा चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अगला है पंचमी तत्पुरुष समासः। पंचमी में भी से होता है, लेकिन पंचमी में से अलग का भाव यहाँ पर रहता है। उदाहरण के लिए पाप मुक्त। कोई व्यक्ति है अगर बहुत ज़्यादा पाप करता है लेकिन किसी कारणवश अपने पाप का प्रायश्चित कर लेता है तो वो पाप से कैसा हो जाता है? मुक्त। अब जैसे यहाँ पर पापात मुक्त, ये इसका समास विग्रह है, ये पाप से मुक्त हो गया। तो पंचमी में से होता है, लेकिन पंचमी में अलग होने का भाव होता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा और पेड़ से नीचे गिर जाता है तो वो पेड़ से अलग हो गया। तो जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ पर हमेशा पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और ये जो अलग अलग विभक्तियाँ होती है ये सिर्फ तत्पुरुष समास में ही होती हैं। अगला है षष्ठी तत्पुरुष समासः। षष्ठी का चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। जैसे हमें किसी का घर किसी को दिखाना है, हम कहेंगे वह उसका घर है तो का आ जाएगा, मेरा है तो रा, रे, री आ जाएगा।
तो अब इसमें उदाहरण देखिए, परोपकार। परोपकार ने जब हम दूसरों को के लिए कुछ काम करते हैं या किसी का हम भला करते हैं तो उसको हम परोपकार कहते हैं। तो परेशान यानी दूसरों का, और उपकार यानी उपकार। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष में आपस में संबंध बताया जाता है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से जब संबंध बताया जाता है तो वहाँ पर होता है षष्ठी विभक्ति अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें संबंध का आपको विशेष ध्यान में रखना है। उदाहरण कई हो सकते हैं। बहुवचन रहेगा तो परेशान आएगा, एक वचन जैसे रामस, राम की पुस्तक, तो रामस्य पुस्तकम, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इसी के अंतर्गत अगला है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी का चिन्ह होता है में और पर। में पर यानी किसी चीज़ पर और किसी चीज़ में। जैसे कोई व्यक्ति नदी में नहा रहा है तो उसमें में आएगा, कोई पुस्तक या कोई वस्तु अगर टेबल पर रखी है तो उसमें पर आएगा। तो में और पर इसमें आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण जल मग्न, जल या जले मग्न, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जले मग्न अर्थात जल में डूबा हुआ। मग्न का अर्थ डूबा हुआ। अब इसमें जल में कोई व्यक्ति डूब रहा है तो में आएगा, लेकिन अगर ऊपर है तो उसमें पर आएगा। इसमें दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर पुल्लिंग है तो उसका विग्रह इस तरह से होगा, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है जैसे सभा पंडित, सभा शब्द स्त्रीलिंग में के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति संपूर्ण सभा में पंडित अर्थात अधिक ज्ञानवान है तो हम उसको स्त्रीलिंग में करेंगे सभायाम पंडित। अब इसका एक एक उदाहरण अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसी के अनुसार आप बाकी के समास कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा तत्पुरुष समास। इसमें हमको क्या ध्यान में रखना है कि तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ होती हैं जो कि पूर्व पद में होती है, और उत्तर पद में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है जो कि हमारी प्रधान होती है। इसके बाद दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें हमेशा समूह का बोध होता है। जैसे पंचवटी, इसमें पहला पद हमेशा क्या रहेगा, संख्यावाची रहेगा। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा। अब जैसे पंचवटी में पंच यानी 5, यह संख्यावाची शब्द हो गया, और वट यानी बरगद के पेड़। अब इसका जब हम संस्कृत में विग्रह करेंगे तो पंचानाम वटानाम समाहारः, यहाँ पर समाहार का मतलब होता है समूह। अगर इसी शब्द को अगर हम हिंदी में करेंगे तो 5 वृक्षों का समूह। द्विगु समास में समास विग्रह में हमेशा समाहार लगाकर इसका विग्रह किया जाता है। अब जैसे एक और उदाहरण त्रिभुवन है अर्थात 3 भुवनों का समूह। तो जब हम इसको संस्कृत में करेंगे तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। तो द्विगु समास में विशेष क्या ध्यान में रखना है हमें कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और समाहार लगाकर हम इसका विग्रह करते हैं। इसके बाद अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में अक्सर हम किसी के समान, जब हम किसी को किसी के समान मानते हैं या किसी से हम तुलना करते हैं या किसी की हम उपमा देते हैं तो उसमें हमेशा कर्मधारय समास होता है। लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखना है, कर्मधारय में के समान हमें याद रखना है। अब इसका उदाहरण है महापुरुषः अर्थात महान च असौ पुरुषः, अर्थात ऐसा पुरुष जो किसी महापुरुष के समान है। अब इसका विग्रह करने पर च असौ का मतलब के समान। अब यहाँ पर हम इसको च असौ भी लिख सकते हैं या इसको मिलाकर हम यहाँ पर चासौ ऐसा भी लिख सकते हैं। जब हम इसी को विग्रह करेंगे तो ये च असौ हमारा आ जाएगा। इसी का दूसरा उदाहरण है घन श्यामः। घन यानी बादल और श्यामः यानी काला रंग। तो ज़्यादातर हम कृष्ण को ये उपमा देते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, घन के समान काले हैं। तो घन इव श्यामः, यहाँ पर इव का मतलब भी होगा के समान। तो कर्मधारय समास के 2 उदाहरण हैं, एक महापुरुष और एक घनश्याम अर्थात घन एव श्यामः। इसके अंतर्गत अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है 2। आपने द्वंद्व युद्ध सुना होगा जो कि 2 के बीच में होता है, तो वैसे ही द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों ही मुख्य होते हैं। जैसे पितरौ, पितरौ इसका विग्रह हमेशा माता च पिता च यानी माता और पिता।
जब हम इसको हिंदी में करेंगे तो माता और पिता आएगा, संस्कृत में करेंगे तो च लगाकर द्वंद्व समास में विग्रह किया जाता है। माता च पिता च यानी माता और पिता। पितरौ यानी माता और पिता। इसमें जैसे अब माता है और पिता है, अब इन दोनों में से हम किसी एक को मुख्य और किसी को कम नहीं समझ सकते, तो इसलिए द्वंद्व समास में दोनों ही पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला है राम लक्ष्मणौ। इसका विग्रह रामः च लक्ष्मणः च। अब इसमें भी राम और लक्ष्मण ये दोनों समान रूप से मुख्य हैं, प्रधान हैं। इसका विग्रह हम रामः च लक्ष्मणः च ऐसा भी कर सकते हैं, या रामश्च लक्ष्मणश्च। अब इसका विग्रह हम ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो हम संधि में पढ़ चुके हैं नियम कि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो उसका विसर्ग का श बन जाता है, इसलिए यहाँ पर ये हम इसको रामश्च लक्ष्मणश्च ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि इसमें जैसे दो शब्द हैं तो दोनों के बाद हमें च लगाना अनिवार्य होता है, और च लगाकर द्वंद्व समास में इसका विग्रह किया जाता है, और इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों ही प्रधान नहीं होते, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? तीसरा। जैसे उदाहरण के लिए दशानन, तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? दश आननानि यस्य सह। इसका विग्रह हम यस्य सह लगाकर करते हैं और इसका हम च लगा के करते हैं। तो यस्य सह यानी है जिसके। अब इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि दशानन में दश ये संख्यावाची है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कौन सा? द्विगु समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दश आननानि यानी मुख हैं जिसके अर्थात रावण, तो रावण के ही 10 सिर हैं, तो ये 10 सिरों का समूह नहीं है, इसलिए ये द्विगु समास नहीं है, ये बहुब्रीहि समास ही होगा। अब इसमें तीसरा पद अर्थात रावण इसमें मुख्य हो गया, यानी 10 मुख हैं जिसके, तो 10 भी प्रधान नहीं है, मुख भी प्रधान नहीं है, और प्रधान कौन सा पद हो गया? तीसरा अर्थात रावण। तो बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। दूसरा उदाहरण पीताम्बरम। पीतम यानी पीले, अम्बरम यानी वस्त्र, तो पीले वस्त्र हैं जिसके अर्थात भगवान विष्णु। अब इसमें भी ना तो पीला प्रधान है ना ही अंबर अर्थात वस्त्र प्रधान है, प्रधान कौन सा पद है इसमें? तीसरा पद अर्थात विष्णु। तो यह हो जाएगा आपका, इसमें भी यस्य सह लगाकर हम बहुब्रीहि समास में उसका विग्रह करते हैं। अगला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी का मतलब इसमें पहला पद अव्यय होता है। अब हम अव्यय किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, लकार किसी भी आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भाव समास की पहचान है कि इसमें पहला पद हमेशा अव्यय रहेगा। अब जिसमें उदाहरण यथाशक्ति, यथा यानी जैसे ये यथा शब्द हम कहीं पर भी उपयोग में लाएंगे तो इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें पहला पद हमेशा अव्यय रहेगा और दूसरा पद हमेशा इसमें संज्ञावाची रहेगा। जैसे शक्ति, अब ये शक्ति हमारी संज्ञा है तो, और पहला पद है यथा, तो इसका विग्रह हिंदी में करेंगे तो शक्ति के अनुसार, और संस्कृत में करेंगे तो शक्तिम अनतिक्रम में अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यथा शब्द हमारा अव्यय है इसलिए अव्ययी भाव समास है। दूसरा है उपगंगम। उप यहाँ का मतलब होता है पास, ये भी अव्यय है। गंगम यानी गंगा के, तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो गंगा यहाँ समीपम अर्थात गंगा के पास। तो अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। यह हमारे समास है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और इसको सीखने का प्रयत्न कीजिए।